सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ स्टार्ट क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2023 के जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन। जैसे ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, तो जैसे ये वाला पार्ट जो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इस पार्ट एंड आगे एक और पार्ट है ये मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स लाइक preliminaries and functions, differential calculus, integral calculus, differential equation, डिफरेंस इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा ऑप्टिमाइजेशन, इससे रिलेटेड हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो टोटल 29 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए हैं, है ना। टोटल 29 क्वेश्चंस हैं। अब कितने मार्क्स के हैं ये आप देखेंगे, मतलब जैम 2023 इकोनॉमिक्स में टोटल 29 क्वेश्चंस हैं। सो इसमें 29 क्वेश्चन में ये 2 मार्क्स का है। जैसे मैं देख लूँ कितने मार्क्स का है। सो दिस इज 2 मार्क्स का, 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 8 8 10 10, देन ये भी 2 मार्क्स का है 12, तो ये 1 मार्क्स का हो गया। तो 13 14 15 16 17 18, अब ये 19 42 मार्क्स का है। सो ये 2 मार्क्स का 20 हो गया, 20 एंड देन उसके बाद 22 24 26 28, उसके बाद ये 1 मार्क्स का होगा, नहीं ये भी 2 मार्क्स का है। 28 + 30 30 + 2 32 32 34 34 + 36 36 + 2 38 38 + 2 40, देन 42 40 42, उसके बाद 1 से 10 1 मार्क्स वाला है। सो 43 43 44 45 46 47, सो अराउंड 47 मार्क्स के सिर्फ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है इस पेपर में। तो जैम का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में से 47 मार्क्स के सिर्फ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे 2023 वाले एग्जाम में। क्योंकि हर एग्जाम में थोड़ा आगे पीछे होता है, क्योंकि फिक्स वो नहीं है कि इतने मैथमेटिक्स इतने स्टैटिस्टिक्स, ऐसा फिक्स तो नहीं है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस पेपर में टोटल आपने देखा, तो इसमें पेपर में क्या होता है 1 to 10 1 मार्क्स का है, 21 से लेके 11 से लेके 30 तक 2 मार्क्स का है, 30 से 40 भी 2 मार्क्स का है, 40 से 41 से 51 मार्क्स का है, 50 to 60 2 मार्क्स का है। पेपर में लिखा रहता है, आप वहाँ देखेंगे। तो अराउंड टोटल 29 क्वेश्चन है और 47 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है कि लेट m and n be event defined on the sample space S if probability of m is 1/3 and probability of n कॉम्प्लीमेंट इज 1/4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ n जो आ जाएगा आपका वो 3/4 आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सडनली करेक्ट। mn are disjoint, mn are not disjoint, mn are independent, mn are not independent। mn इवेंट है डिफाइंड ऑन द सैम्पल स्पेस, ठीक है। सो और प्रोबेबिलिटी ऑफ m कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ m आपका 1/3 है। कौन सा स्टेटमेंट ज़रूरी है करेक्ट है, डिजॉइंट होगा। तो डिजॉइंट होने का ये मतलब, अगर ये डिजॉइंट कब हो सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n इक्वल हो जाए pm इंटू पी एन के। सो उसके लिए, अच्छा सॉरी इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन, ये इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन है। डिजॉइंट के लिए m इंटरसेक्शन n 5 हो जाए, है ना। तो mn में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि दो ही इवेंट दे रखा है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन n pm + pn हो जाना चाहिए। सो pm कितना है 1/3, pn कितना है 3/4। तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे 1/3 + 3/4, तो ये 1 तो नहीं आएगा, है ना। 12, यहाँ से 9 + 4 13 आ गया, तो 1 से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब डिजॉइंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये डिजॉइंट होता तो m यूनियन n की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए थी, बट ये डिजॉइंट नहीं है, 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि डिजॉइंट तो नहीं है, ये सही है, डिजॉइंट नहीं है। और mn इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, m इंटरसेक्शन m बराबर
पी एम इंटू पी एन। सो बाकी है ना, कोई ज़रूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा ही। तो इंडिपेंडेंट के लिए मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन तो है ही नहीं मेरे पास, है ना। अगर हम इंडिपेंडेंट बोलने के लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि एम यूनियन एन, है ना, ये वन से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए गलत था। तो एम यूनियन एन पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटू पी एन, ये आ जाएगा। एम है 3/4। एक्चुअली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यहाँ हम बोल ही नहीं सकते, इसकी वजह ये है कि उसके लिए मुझे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या है। एम इंटरसेक्शन एन, हाँ ये तो होगा, बट डेफिनेशन ये होता है इंडिपेंडेंट का कि एम एन आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू पी एम इंटू पी एन। तो मुझे ये दोनों तो गिवन है क्वेश्चन में, बट इंटरसेक्शन पता ही नहीं है, तो हम चेक कर ही नहीं सकते इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल, यही सही होगा। और ये सिंगल करेक्ट है, 1 से 30 तक सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, तो ये चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि 2z इज दिस, तो यहाँ z की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2 प्लस √3/2 आयोटा, यही है। एंड तो 2z⁸ कितना आएगा, तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा है, x प्लस आयोटा वाई, दिस समथिंग लाइक x प्लस आयोटा वाई। तो ये x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से आप r निकाल लो, सो √x² प्लस y² 9/4 प्लस 3/4, तो हो गया 12/4 का √3, और cos थीटा इज इक्वल टू y/x, ठीक। सो cos थीटा होगा y/x। है ना, r cos थीटा होता है ना, r cos थीटा इज x, r sin थीटा इज y, डिवाइड कर दोगे तो y/x क्या आएगा, tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा आ गया y/x, तो ये आ जाएगा -1/√3। ओके, ठीक है ना। तो ये सिंपली मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। tan थीटा आ गया -1/√3, थीटा क्या होगा, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट होते हैं जहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, 1/√3 किस एंगल पे आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। सो ये पाई माइनस 1/√3 टैन में आता है 30 डिग्री पे, पाई/6, तो ये हो गया 5 पाई/6। सो थीटा आ गया 5 पाई/6। तो फाइनली हमने जेड को कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है 5 पाई/6, आर की वैल्यू है √3। तो इसको हम आइलर फॉर्मूला के हेल्प से ऐसा लिख सकते हैं, √3 e आयोटा थीटा, ठीक है। अब जेड की पावर 8 निकाल लो, तो यहाँ से जेड की पावर जब 8 करोगे तो ये हो जाएगा √3 की पावर 8 इंटू ई की पावर
8 आयोटा थीटा, तो √3 की पावर 8 हो जाएगा 3 की पावर 4, सो 3 की पावर 4 इंटू ई की पावर 8 आयोटा थीटा, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जा 40 पाई/6, सो 40 पाई/6 ना, मतलब 8 थीटा कितना होगा, 8 थीटा 40 पाई/6 कैंसिल करोगे 20 पाई/3 और ये हो जाएगा 6 पाई प्लस 2 पाई/3, ये हो जाएगा, हाँ 6 पाई प्लस 2 पाई/3, ओके। तो 2n पाई प्लस है वही होता है, ठीक है। तो ये फाइनली आ जाएगा 8 थीटा इज 6 पाई प्लस 2 पाई/3, ई की पावर आयोटा, क्योंकि ई के पावर आयोटा 2 पाई जो होता है ना, ई की पावर आयोटा 6 पाई अगर निकालोगे कॉस 6 पाई प्लस आयोटा साइन 6 पाई, ये 1 होता है, तो इसलिए इसको ब्रेक करोगे 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ बचेगा आयोटा 2 पाई/3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 की पावर 4 कितना होगा 81, और इसको ब्रेक कर लो कॉस 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3, तो कॉस 2 पाई/3 कितना होगा, ये मैं निकाल रहा हूँ जेड की पावर 8, तो जेड की पावर 8 आएगा कॉस 2 पाई/3, 2 पाई/3 सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस पाई माइनस पाई/3, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस माइनस कॉस पाई/3, पाई/3 मतलब कॉस 60 साइन 30, सो 1/2 प्लस साइन 2 पाई/3, ये वही होगा √3/2, तो ये आ गया। तो यहाँ से 2 टाइम जेड की पावर 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 81 टाइम -1, ये आयोटा यहाँ पे √3 आयोटा, तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे थ्योरम क्या यूज़ हुआ, एक तो मैंने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आइलर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, उस पर कन्वर्ट किया, या डी मोएवर्स थ्योरम भी होता है। देन पावर हमें लगा दिया दोनों तरफ 8, दोनों तरफ पावर 8 लगा दिया, Z8 आ गया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, तो यहाँ से 2Z8 की वैल्यू ये आ गई। कौन सा ऑप्शन है ये, तो बी ऑप्शन लग रहा है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एन एक सीक्वेंस है 1 + 1/n की पावर n/2, और कह रहा है कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस n, तो सिंपल यहाँ पे अगर आप an को लिमिट लगाओगे ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, तो यहाँ पे क्या आएगी, ये हो जाएगी 1 + 1/n, इसकी पावर n, इस पूरे की पावर 1/2, और इसकी लेनी है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो 1 + 1/n की पावर n जो होती है, दिस इज एक्चुअली e की पावर 1/2, सो ये √e आ गया। सो मतलब ये जो सीक्वेंस है an है वो कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, थ्योरम है तो बाउंडेड तो है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये इंक्रीजिंग है, तो देख लो पहला टर्म इसका क्या आता, अगर a1 की बात करें तो क्या होगा, सो ये इंक्रीजिंग तो नहीं है, पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, चेक कर लेते हैं। 1 + 1 इसकी पावर 1/2, सो ये √2, a2 निकालोगे, सो 1 + 1/2 की पावर 1, ये हो गया 3/2, सो 1.414, ये हो गया 1.5, a3 निकालोगे 1 + 1/3 इसकी पावर 3/2, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3 की पावर 3/2, तो पहले 4 का क्यूब कर दो, तो कैलकुलेटर से ना वैल्यू एक्चुअली निकाल सकते हो आप, कैलकुलेटर जहाँ में अलाउड रहता है तो कैलकुलेटर यूज़ करो। सो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, और इसका लेना है रूट, तो इसको देखो कितना आता है, तो 2 से ज़्यादा ही है, तो कैलकुलेटर चेक करो, ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, अभी A4 निकालेंगे ना, तो आई थिंक पहला 3 टर्म इंक्रीज करेगा उसके बाद डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि √e की वैल्यू कितनी आएगी, √2.718, तो इसकी वैल्यू निकालोगे √2 अप्रॉक्स है ना, √3 होता है 1.732, तो इसकी वैल्यू निकालो, √e कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ e अगर आप कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ e की वैल्यू है
1.64, सो ये अराउंड 1.64 है ना। और ये 64/27 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो 64/27, और इसका ले लो स्क्वायर रूट, 2.37 का रूट ले लो। सो ये 2.37 इसका रूट ले लो, तो से 1.53 आ रहा है ये। तो ये 1.53 हो गया। ये क्या हुआ एक्चुअली, पहले 1.4 था, फिर 1.5 हुआ, अच्छा 1.4, 1.5, 1.53, और कहाँ कन्वर्ज करिए 1.64 पे। ओके, सो A4 निकाल के देखते हैं क्या आता है। A4 निकालेंगे 1+1/4 इसकी स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1.56। ओके, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीज कर रहा है ना ये। सो 1.4, 1.5, 1.53, 1.56, सो आई थिंक इट विल बी इंक्रीजिंग, चेक कर लो एक बारी। सो ये यहाँ कहने का, ये ऐसे दिखा सकते हो आप कि an+1 विल बी मोर देन इक्वल टू an फॉर ऑल n, तो मुझे लग रहा है ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समेसन लॉग an जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। सो लॉग an, सो सीरीज लॉग an इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। सो लॉग an ले लो पहले यहाँ से, तो यहाँ से लॉग an लोगे, ln an विल बी n/2 ln 1+n/2, यही है। तो यहाँ से आ जाएगी, और 1+n/2 का अगर आप एक्सपेंशन लिख दो, सीरीज एक्सपेंशन 1+x का एक्सपेंशन अगर आप लिख दोगे, तो ये तो पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कन्वर्स तो नहीं करेगी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। कैसे, लॉग an लिया मैंने, अब इसमें खोलोगे ना तो होगा क्या कि n/2, अब इसका समेशन को log 1+x का, तो ये आएगा आपका x-x², मतलब n रखना है, x की जगह मैं x रख रहा हूँ, वो इसे n/2, n/2 का होल स्क्वायर बाई 2, n चलता रहेगा, तो ये पावर बढ़ती जाएगी, तो ये डाइवर्ज करेगी, जरूरी नहीं कन्वर्ज करेगी। और बोल रहा है कि 1/n समेसन a के फ्रॉम 1 to n रूट e होगा। सो 1/n समेसन a के, सो a के इज 1+1/k की पावर k/2 अपॉन n। अच्छा, इसका देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन a के, सो समेसन 1+1/k पावर k/2 एंड k फ्रॉम 1 to n। तो ये तो थ्योरम होता है कि इसका लिमिट वही होगी जो an की लिमिट होगी, मतलब ये रिजल्ट है, ये जो लिखा है ना 1/n समेसन a के k फ्रॉम 1 to n, इसकी लिमिट वही आएगी जो an की लिमिट आएगी। तो इसीलिए ये तो ओके है, रूट ई आया ना, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए ट्रू था, बी ट्रू था, डी ट्रू था, सी गलत स्टेटमेंट है। तो बोला है कौन सा नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है एलपीपी, अब इसको स्किप करो। तो ये दूसरे पार्ट का वीडियो बनाएंगे, उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखेंगे। सो अभी मैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर देता हूँ। तो है ना, दो पार्ट में इसका सोल्यूशन बनाऊंगा, तो अभी फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर जो बचेगा वो सेकेंड पार्ट में। ओके जी, तो आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2023 जो उसके मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। तो अभी हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि x जो है नॉर्मल 0 1 है। सो x is normal 0 1 and y is mod x. If the probability density function of y is fy, then this is, तो सिंपल है, ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। जैसे अगर आप x का पीडीएफ लिखेंगे तो x का पीडीएफ होता है
1/√2 pi e की पावर 1/2 x स्क्वायर, x इज रियल नंबर. सो दिस इज नॉर्मल 01 पीडीएफ. y बराबर मॉड x ले लिया आपने. सो इसके कई सारे तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है कि लाइक इफ यू फाइंड द पीडीएफ ऑफ y, तो ये होता क्या है, जैसे आप ग्राफ बनाओगे मॉड x का, ये है. सो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं आप. तो लाइक ये हो जाता है एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ x1 dx1 अपॉन dy प्लस एफ एक्स ऑफ x2 dx2 अपॉन dy. ये है मेरे पास. तो ये x1 x2 क्यों लिया है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना जैकोबियन मेथड वाला, ट्रांसफॉर्मेशन में जो आता है वन वेरिएबल का जैकोबियन मेथड, दिस इज जस्ट वैलिड फॉर मोनोटोनिक फंक्शन. तो वो क्या रहा है ये, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में मॉड एक्स डिक्रीजिंग है और जीरो से इन्फिनिटी में मॉड एक्स इंक्रीजिंग है. सो इधर y बराबर x है, इधर y बराबर माइनस एक्स है. सो ऐसा है y बराबर x, y बराबर माइनस एक्स. अब क्या करेंगे आप, तो इसमें माइनस एक्स में एक फंक्शन x में, मतलब है ना, मतलब ये जो मान लो y को यहाँ है, तो y के करस्पॉन्डिंग दो इन्वर्स इमेज मिलेगा. तो मैंने x1 इसका नाम दिया और x2, या समझिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वाई. तो x1 आप मान लो माइनस वाई है और x2 y है, यहाँ ये है. ठीक है. सो बाकी स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से सीखना है तो आप CUET हमारा प्लेलिस्ट है, 1000 रुपीज़ का कोर्स है ऐप पे, वहाँ से खरीद सकते हैं. उसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं. तो आपका पूरा ये स्टैटिस्टिक्स में जो भी स्टैटिस्टिक्स कोर्स है ना वो वहाँ कवर हो जाएगा. बाकी जैम स्टैट्स का भी देख सकते हैं. तो यहाँ से क्या है कि fx1, तो ये लिख दीजिए. सो fx1 इज लाइक, देखो माइनस वाई, x1 इज माइनस प्लस वाई. बस यहाँ से y की दो वैल्यू आएगी, इसलिए एक को x1 एक को x2 रख दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए. तो ये आ जाएगा 1/√2 पाई e की माइनस हाफ x1 स्क्वायर, और x1 का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट करोगे -1, तो मॉड 1 ही हो जाएगा, और प्लस 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x2 स्क्वायर, और ये भी 1 हो जाएगा. तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपल आ जाएगा 1/√2 पाई. और देखो ये जस्ट सेम ही तो है, x1 को क्या रखोगे आप -y, तो x1 स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, x2 स्क्वायर भी y स्क्वायर, दोनों सेम ही टर्म है. तो ये 2 टाइम हो जाएगा, जस्ट 2 टाइम आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर, जहाँ y पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा. तो ये है y का PDF. अब आपसे क्या पूछा गया, √π/2. देखो यहाँ 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आप √π/2 fy ऑफ y निकाल लीजिए. तो ये रूट अंडर ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगी, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो. √π/2 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √2/पाई है, और ये e की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर. सो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, वाई मोर देन इक्वल टू 0. देखिए क्या आंसर है, कौन सा ऑप्शन ये दे रहा है, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये है. तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट जो आएगा ये हमारे पास है कि लेट द PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज दिस. तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो x है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर लैम्बडा. तो x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल जिसका पैरामीटर लैम्बडा है. अब इफ द ऑब्जर्व्ड सैंपल वैल्यू ऑफ x आर, सो x1 ये है, x2 x3 x4 x5, देन MLE ऑफ लैम्बडा इज. तो MLE के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका वो फाइंड कर लेंगे. तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो MLE ऑफ लैम्बडा निकालना है. MLE ऑफ लैम्बडा निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट हालांकि फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ. लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा i फ्रॉम 1 to n, तो ये हो जाएगा लैम्बडा की पावर n e की पावर माइनस लैम्बडा समेसन xi. ये है लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ लैम्बडा. नाउ यहाँ से अगर आप लॉग ले लोगे
सो लॉग लैम्बडा ले लो तो आ जाएगा n लॉग लैम्बडा माइनस लैम्बडा समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करो लैम्बडा के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा n अपॉन लैम्बडा माइनस समेसन एक्स आई, और इसको जीरो पुट कर दो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। क्रिटिकल पॉइंट ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है ना, या सैडल पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ से पहले जीरो, यहाँ से जो भी आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव। अगर इसी का एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस एन बाई लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यहाँ से इसको जीरो पुट कर दो पहले। तो जीरो पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन अपॉन समेसन एक्स आई आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो मतलब ये हो गया 1/x बार आ गया। तो पूछ क्या रहा है हमसे, ओके तो हमें एक्चुअली इसका वो चाहिए, हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है, तो पुट कर लीजिए। तो जो लैम्बडा का एम है ना, एम ऑफ लैम्बडा जो है एन अपॉन समेसन एक्स आई है। एन यहाँ 5 है, इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करके क्या आता है, कैलकुलेटर यूज़ करके आप ऐड कर लीजिए। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 4, राइट। और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 4 + 6 10, और 10 + 2.5 12.5 आ गया। तो 5/12.5 सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो 50/125 5 से काट देंगे, सो ये 2/5 आ गया। 2/5 इज द एम। ठीक है, सो यहाँ से डी ऑप्शन रहा होगा, जो कि मैंने लिखा नहीं आई थिंक, है ना, डी ऑप्शन कट कर दिया है। सो 2/5 इज द आंसर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन रहा होगा 2/5, जो कि हमने लिखा नहीं है। सो 2/5 ये आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये हो गया। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, चलो पहले यही देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या पूछ रहा है ये, एफ आर स्क्वायर सो आर विज अ फंक्शन डिफाइंड बाई दिस देन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। तो सिंपल आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली। सो न्यूमरेटर में तो यू फर्स्ट फाइंड लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। सो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा r टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर क्यूब साइन एक्स स्क्वायर को साइन क्यूब थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे आर स्क्वायर कॉमन ले काट दो, तो ये आर स्क्वायर कॉमन ले कैंसिल कर दो तो यहाँ बचेगा जस्ट कॉस स्क्वायर थीटा। पहले आर स्क्वायर कॉमन लो कैंसिल करो, बाद में आर को जीरो रख दो जो बचेगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर साइन क्यूब थीटा, आर को जीरो रख देंगे तो ये आ गया। तो ये एक्चुअली लिमिट एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू रखने के लिए आंसर यूनिक आना चाहिए, बट होगा क्या यहाँ पे, थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करता, जब ये थीटा से फ्री आता है। यहाँ क्या हो रहा है कि थीटा 0 डिग्री आंसर कुछ और है, थीटा 30 आंसर कुछ और है, थीटा 45 आंसर कुछ और, थीटा 60 डिग्री आंसर, थीटा 90 कुछ और होगा। सो लिमिट का आंसर यूनिक होनी चाहिए, चाहे थीटा कुछ भी रखे। तो इसलिए दिस डिपेंड्स ऑन थीटा, दैट्स वाई दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये लिमिट डज नॉट, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये सही कह रहा है। तो अब आगे ये 34 नंबर क्वेश्चन है, एम एस क्यू है, सो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकता है। अब आपको एफ एक्स निकालना है। तो जो एफ एक्स का डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है एफ एक्स का, दैट इज एक्चुअली तो अगर अब मैं एफ एक्स निकालता हूँ यहाँ पे, तो एफ एक्स होगा लिमिट, ठीक है। सो यहाँ से, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h0 माइनस f00 अपॉन h। ठीक है,
तो यहाँ से टेस्ट कीजिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h 0, तो x को h y को 0 रखिए, सो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर रहेगा, माइनस ये तो 0 ही है अपॉन h, तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन एच, ये 1 अपॉन एच हो गया ना, और h टेंस टू 0 है तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो एफ एक्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एफ एक्स 0 0 ये गलत कह रहा है ना। ये क्या निकाल रहा था मैं, ये एक्चुअली निकाल रहा था एफ एक्स एट 0 0, ये मैं एफ एक्स एट 0 0 फाइंड कर रहा था। ऐसे ही आप निकालेंगे एफ वाई एट 0 0, तो इसका डेफिनेशन है लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा के माइनस 0 0 अपॉन के, तो ये आ जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 के, है ना, तो x को 0 y को k, तो ये होगा माइनस के क्यूब अपॉन के स्क्वायर माइनस 0 अपॉन के। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, ये -1 आएगा, तो ये सही कह रहा है मतलब, है ना, सो दिस इज ओके, दिस इज फाइन। नाउ ये कह रहा है एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये सही है, ठीक है, तो इसमें ए सी डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आएंगे, क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड alpha is not equal to beta, -2 and 5 are eigenvalues of the matrix this, so -2 and 5 eigenvalue है इस मैट्रिक्स की, तो -2 और 5 eigenvalue है इस मैट्रिक्स का, क्या मतलब है, ये होगा, सो λ1 इज -2 एंड λ2 इज 5, तो आपको पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो इन दोनों एलिमेंट का सम, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, 2 माइनस 2 प्लस 5 3, तो यहाँ से 1 प्लस बीटा इज 3, सो बीटा आ गया 2, ठीक। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट जो m का आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m बराबर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू -10, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, सो 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अच्छा माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा -10 के, सो 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा इज -10, सो इसको आप पुट कर लीजिए, वैल्यू क्या होगी, सो बीटा 2 हो जाएगा, सो 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस बीटा रख देंगे, बीटा प्लस 1 3 इंटू 2 6 बराबर 10, तो यहाँ से अल्फ़ा निकल के आ जाएगा, तो अल्फ़ा -1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2, मैंने माइनस कॉमन लिया अभी, तो इधर आएगा 16, तो ये आ जाएगा -16, ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2, 4 चौके 16, 4 इंटू 4 8 इंटू 2, सो माइनस में 8 इंटू 2, इसको मुझे सॉल्व करना है ना, तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या आता है, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया -16, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 -16 इज 0, सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -18 इज 0,
सो यहाँ से 9 2 18, अच्छा 6 3 18, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? ओके, तो इसको अभी रहने देते हैं, क्या आएगा? यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, 1 माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो ये 57 हो जाएगा। बहत्तर ना, सॉरी 72, 18 4 जा कितना होगा? सो 18 इंटू 4 72, 72 प्लस 1 ये 73 हो जाएगा। b² माइनस 4 से 73/2, ये आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये था कि दिस इज द आइगन वेक्टर ऑफ m एसोसिएटेड विथ -2। इसका मतलब हो गया कि m इंटू वी या m इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स, या इसी को ठीक से लिखेंगे तो आ जाएगा m प्लस 2i इज इंटू एक्स बराबर 0। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो m प्लस 2i मैट्रिक्स क्या बनेगा? m प्लस 2i बनाएंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 2, सॉरी 3 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2, 3 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, एंड बाकी एज इट इज़। तो बीटा तो मुझे पता ही है, बीटा हम पुट कर सकते हैं, और जैसे बीटा 2 है और ये 3 है, सो यहाँ 3 रख देते हैं। सो यहाँ आप 3 रख दीजिए। सो 3 माइनस अल्फ़ा 3, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो पूछा क्या है कि क्या होगा, अच्छा इनमें से रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस अल्फ़ा इंटू x1 प्लस 3x2 इज 0, 2x1 प्लस बीटा का वैल्यू 2 रख देते हैं, ये आ गया। और इस सिस्टम के पास क्या होगा, इस सिस्टम के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर ही आइगन वैल्यू वेक्टर हो सकती है। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका डिटर्मिनेंट को जीरो कर दो। तो अगर इसके डिटर्मिनेंट को मैं जीरो करता तो क्या बनेगा, तो ये मैट्रिक्स क्या है, बीटा को मैं 2 रख देता हूँ, तो ये अल्फ़ा प्लस 4 हो जाएगा। सो ये है अल्फ़ा प्लस 4, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 3 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 4 -6 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 4 बराबर -6। तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 12 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -6 बराबर 0। फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। सो अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 यही बनेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 और -3, ठीक है। सो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आई 2 और -3, वहाँ से तो कुछ और आई थी। तो अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ है क्या? ओके यहाँ मिस्टेक हुआ है लिखने में, सो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। सो सिंस ये जो -16 लेफ्ट में आएगा +16 बनेगा। सो स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 14 बराबर 0, ऐसा कुछ होता ना, तो तब भी कुछ नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा या तो 2 है या -3 है, ये देखना पड़ेगा। तो कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगी,
अच्छा, बोल रखा है कि अल्फ़ा बीटा इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ से अल्फ़ा को -3 ही होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा 2 नहीं हो सकता क्योंकि बीटा 2 है ऑलरेडी। सो बीटा 2 है, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, इसको अभी छोड़ देता हूँ। देखो तो यहाँ से क्या हुआ कि m माइनस तो यहाँ से क्या हुआ कि अल्फ़ा 3 होगा क्योंकि बीटा ऑलरेडी 2 है। इसने बोल रखा है अल्फ़ा बीटा इक्वल नहीं है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि अल्फ़ा 2 नहीं हो सकता, तो -3 हो गया, बीटा बराबर हमारा 2 हो गया, देख लो। सो बोल रहा है बीटा माइनस अल्फ़ा 5 होगा, तो ये तो सही है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 5 होगा, तो 9 - 4 5 होगा, ये भी सही है। और x1 + 3x2 अब पुट कर दो इसमें, अब तो आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दोगे क्या होगा, इस वाले में आप वैल्यू पुट कर दो। कह रहा हूँ इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होने चाहिए, तो ऐसा नॉन जीरो मतलब इसके पास इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आप ये समझो कि दिस इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तो ऐसा तभी होगा जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो वो मैंने यूज़ किया है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को जीरो कर दिया। तो क्या आंसर आया यहाँ से, तो यहाँ से ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा पुट कर दो, क्या आता है। तो अल्फ़ा बीटा जब आप पुट कर दोगे, यहाँ पुट करो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा को -3 रखो, तो ये हो गया 6x1 + 3x2 इज 0 और 2x1 + x2 बराबर 0, तो यही दोनों इक्वेशन डिवाइड करो, यही बनेगा। सो 2x1 + x2 0 है, सो ए ट्रू है, ये गलत है, तो ए बी सी यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये तो हो ही गया। फ्रॉम द सेट कंप्राइजिंग ऑफ 10 स्टूडेंट, 4 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 and 6 boys, B1 B2 B3 B4 B6 B5 B6, team of 5 students to be formed. The probability that randomly selected team comprises of 2 girls and 3 boys with at least one of them to be B1 और B2, तो या तो B1 पक्का होगा या B2 होगा या दोनों होगा। ओके, तो रोल मेरे पास 6 है, तो ये सिंपल काउंटिंग प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं मैं करता हूँ आगे, सिंपल काउंटिंग प्रॉब्लम है। कौन कौन से क्वेश्चन और रह गए, इस पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये। सो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन क्वालिफाई टू बी अ CDF। तो CDF के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, जैसे f +∞ 1 होनी चाहिए, -∞ 0 होनी चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस और नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस एंड f इज नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सो ये है, सो राइट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिक्रीजिंग, तो ये आपको देखना है, इन्फिनिटी पे 1, -∞ 0, राइट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिक्रीजिंग। तो हालांकि डायरेक्टली देखेंगे तो ये 39 नंबर है, मतलब MSQ मल्टीपल सेलेक्ट है, तो ये पहला तो CDF है। इसकी वजह ये है क्योंकि ये x एक्सपोनेंशियल 1 जो है ना उसका CDF है, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। दूसरा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले में कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर सकते, दूसरे वाले में आते हैं। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा कि अगर मैं निकालता हूँ, बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, CDF एट +∞, सो +∞ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, CDF एट -∞, तो ये 0 आ जाएगी। ओके, राइट कॉन्टिन्यूस का डेरिवेटिव कर लो, तो जो fx दे रखा है वो कुछ ऐसा है, 1/1 - e 1 + e⁻⁻x, यही है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका f' निकालेंगे, कितना आएगा, सो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो -e⁻⁻x, तो मतलब आ गया e⁻⁻x अपॉन 1 + e⁻⁻x का होल स्क्वायर, जो कि मोर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग है, राइट कॉन्टिन्यूअस है। तो राइट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है कि
वैल्यू एट दैट पॉइंट और वैल्यू एट द राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो इक्वल होगी यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ वैल्यू एट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट एक्स, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए क्योंकि ये फंक्शन पूरे आर पे डिफाइंड है, तो ये होगा। अब आते हैं इस पे, ये बोल रहा है कि जो सी वाला ऑप्शन है, सी में सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सी डी एफ इज दिस व्हेन एक्स इज ई टू इन्फिनिटी एंड एक्स लेस देन ई है तो जीरो है। ओके, सो सी डी एफ एट माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, सी डी एफ एट प्लस इन्फिनिटी, तो एक्स को लॉग इन्फिनिटी होता है प्लस इन्फिनिटी और अपॉन इन्फिनिटी, तो लॉग एक्स अपॉन एक्स का लिमिट निकालना पड़ेगा। सो ये वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स है और यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी लगाओ क्योंकि इसका मतलब वही है एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या आएगा, वन माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स और एक्स का वन, एल ऑर्बिटल रूल लगा रहा हूँ, एक्स इन्फिनिटी रख दो वन आ गई, ठीक है। राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, तो राइट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव करके देखो क्या होगा। तो ई पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन फंक्शन तो ई है ना, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये लेस, ये एक्स मोर देन ई है, लेकिन ये तो राइट कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए और यहाँ लॉग ई रखेंगे कितना, लॉग ई वन, वन माइनस वन अपॉन ई, सो ये राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए। सो मैं अगर आपको पूछूं सी ऑप्शन में कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी एफ एट ई, तो ई पे ज़ीरो है, व्हाट इज़ द सी डी एफ एट ई प्लस, तो ई प्लस आएगा वन माइनस एल एन ई प्लस अपॉन ई प्लस, है ना। सो लॉग ई तो वन होता है, सो अप्रोक्सीमेटली वन माइनस वन अपॉन ई होगा विच इज़ नॉट ज़ीरो। सो वैल्यू एट ई एंड वैल्यू एट ई प्लस जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ई को एक्सक्लूड कर रखा है, यहाँ भी सेम लॉजिक होगा, यहाँ पे लॉग वन लॉग ई वन, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आई थिंक हो सकता है, तो ये सी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। क्यों, सी इज़ नॉट राइट कॉन्टिन्यूअस एट ई जहाँ पे है ना। अब इसमें चेक करते हैं, तो जो डी वाला ऑप्शन है, उस डी वाले ऑप्शन में क्या करना होगा, तो इन द डी ऑप्शन यू हैव टू चेक दैट तो सी डी एफ एट प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी रखोगे, सो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, सो वन माइनस इन्फिनिटी, है ना, ये ऐसा है ना। डी ऑप्शन में सी डी एफ क्या है, सी डी एफ इज़ वन अपॉन वन माइनस, ये किसका पावर ले रखा है, एक मिनट, दिस इज वन माइनस वन अपॉन एल एन एक्स, राइट। सो अगर प्लस इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो ये वन आ जाएगा, एफ एट माइनस इन्फिनिटी, सो लॉग माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है ना, लॉग माइनस इन्फिनिटी, लॉग तो माइनस इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो यहाँ बता रखा है जब एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो है, राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। So what is the CDF at E log E1 1 minus 1 0? What is CDF at E plus right hand limit? So 1 minus 1 upon E plus. So right hand limit लेंगे तो इसमें रखना पड़ेगा log E1 1 minus 1 0, तो राइट कॉन्टिन्यूस E पे भी है और बाकी पॉइंट पे भी होगा। अब ग्राफ बना सकते हो सिंपली, एंड नॉन डिक्रीजिंग चाहिए, डेरिवेटिव कर लो। सो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं इसका, सो वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस वन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। सो क्या ये पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है, व्हेन एक्स इज मोर देन ई, सो ये नेगेटिव आ गया, दिस इज, ये नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन, जो सी डी एफ है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होनी चाहिए, एन सी आर टी में जो इंक्रीजिंग का डेफिनेशन उसके हिसाब से, या नॉन डिक्रीजिंग तो ये नहीं है, तो ए बी सही आंसर है इसका। अब देख लीजिए, चार पॉइंट चेक करना है आपको, समहाउ यू हैव टू चेक कि इन्फिनिटी पे वन माइनस इन्फिनिटी जीरो, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, ये होने चाहिए। यहाँ पे अब क्या रह गया, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सो दिस क्वेश्चन इज, आपको बोल रहा है कि लेट द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स वाई का ज्वाइंट आपको दे रखा है, एंड व्हाट दे आर आस्किंग, सो दे आर आस्किंग यू दैट मार्जिनल ऑफ एक्स एंड वाई आर। देखो मार्जिनल क्या होता है, तो दिस इज द ज्वाइंट दे रखा है। सो मार्जिनल इज सिंपली, तो मार्जिनल के लिए क्या करेंगे, लाइक यू नीड मार्जिनल ऑफ एक्स, तो ज्वाइंट को इंटीग्रेट करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो ज्वाइंट की वैल्यू 1 है, इसको इंटीग्रेट करो वाई के, वाई की लिमिट क्या है यहाँ पे, एक्स टू एक्स प्लस वन, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा और x की वैल्यू 0 से 1 में है, तो ये x का मार्जिनल हो गया है ना, 0 अदरवाइज। तो यहाँ से, तो ये तो गलत है, ये सही हो सकता है, अभी के लिए ये ओके है। अच्छा ई एक्स ई वाई पे आते हैं, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इज़ यूनिफॉर्म 0 1, तो जो ई एक्स होगा वो 1/2 होगा, ठीक है, और वेरिएंस x जो होगा, तो यूनिफॉर्म ए बी में क्या होता है, मीन इज a प्लस बी बाई टू, वेरियंस इज b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, तो इसको पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो b माइनस ए होल स्क्वायर 1/12 आएगा, तो ये तो ओके है। अब y के बारे में सोचते हैं, तो पीडीएफ ऑफ y चाहिए, सो y का पीडीएफ चाहिए, सो आपको इंटीग्रेट करना होगा मार्जिनल को x के रेस्पेक्ट में। अब आपको उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि x का इतना आसान नहीं है, सो आप ये जो सपोर्ट है ना उसका ग्राफ बना लीजिए। सो अभी मैं इस सपोर्ट का ग्राफ बना देता हूँ, देखो ग्राफ कैसा है, इसने कहा था कि y बराबर x, तो ये y बराबर x, y बराबर x प्लस वन, सो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा, और x 0 से 1 में है, सो यहाँ x 0 है, यहाँ x 1 है, तो ये 0.11 है और ये 0.12 है, ठीक, ये 0 1 होगा और ये 0 0 है, ठीक। सो ये आपका रीज़न है इंटीग्रेशन का, ओके। सो अब आपको क्या करना होगा, सो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, हमें क्या करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ये लाइन है, तो इसमें अलग ग्राफ होगा, इसमें अलग होगा, ठीक है, तो दो पार्ट में करने होंगे आपको, तो इसमें फिक्स करना होगा कि y आप कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, देखो यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y0 है, तो जब y 0 से 1 में है तो ग्राफ होगा x बराबर 0 से x बराबर y तक, जब y 1 से 2 में है तो ग्राफ होगा x इज इक्वल टू y माइनस 1 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक, तो इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन होगा, तो मैं दो पार्ट में करता हूँ, तो ये है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया है, तो ये तो गलत ही है, इस यही सही हो लग रहा है। सो y अगर आप 0 से 1 में लेंगे, लेट से मैं पहले y को फिक्स कर देता हूँ 0 से 1 में, तो y जब 0 से 1 के बीच है तो ये रेड पोर्शन आप देखिए शेडेड रीजन, तो यहाँ x की वैल्यू होगी x बराबर 0 से x बराबर y, तो x की वैल्यू होगी 0 से y, तो कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेट हो गए, तो ये इंटीग्रेट होकर जस्ट y आ जाएगा, तो यहाँ y है, फिर जब y आप फिक्स करेंगे 1 से 2 में, तो जब y आपका 1 से 2 के बीच है तो ये ग्राफ है, तो x बराबर y माइनस 1 से x बराबर 1, तो पीडीएफ ऑफ y आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड लिमिट ऑफ, नहीं मुझे y का चाहिए ना, तो x इंटीग्रेशन ऑफ x और x की लिमिट लेंगे x बराबर y माइनस 1 से x बराबर 1 तक, सो y माइनस 1 to 1, तो ये 1 का x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 2 माइनस वाई, सही हो गया, यही ग्राफ सही है, सो दिस इज ओके। अब मुझे यहाँ से चाहिए मीन और वेरिएंस, तो अब आप समझिए हमने भी क्या किया, हमने y का पीडीएफ निकाला, कुछ ऐसा मिला हमें, सो y का पीडीएफ मिला, y जब y 0 से 1 में है 2 माइनस वाई, जब y 1 से 2 में है 0 अदरवाइज, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे मीन ऑफ y, तो ई वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन y इंटू पीडीएफ, ये है, तो इसको निकालिए, यहाँ दो पार्ट में करना पड़ेगा आपको फिर से, जब 1 से 2 में करेंगे सो y इंटू वाई डी वाई, जब 0 से 1 में करेंगे था ना, 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे पीडीएफ की वैल्यू y है, और जब 1 से 2 में करेंगे तो पीडीएफ का इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए,
सो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई थ्री मतलब 1/3 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यू बाई थ्री और 1/3 यहाँ से कीजिए, ये हो जाएगा 2y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो वाई की पावर क्यूब बाई थ्री और यहाँ से 1 से 2, सो 1/3 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से 4 माइनस 8/3 माइनस और सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 1/3 कितना आ गया ये, तो कितना हो गया ये 4 1 5 माइनस 2 3/3, ये तो 1 आ गया। सो मीन 1 आ गया वाई का, तो ई वाई इज़ 1। अब ई वाई 1 आ गया, वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे आप, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ, चलो पहले वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, ई वाई का होल स्क्वायर, तो पहले आपको निकालना होगा ऐसे ही ई वाई स्क्वायर, सेम तरीके से ई वाई स्क्वायर निकालना होगा। चलो निकालते हैं ई वाई स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर ऐसे ही आएगा, वाई स्क्वायर इंटू पी डी एफ डी वाई, तो वाई पी डी एफ कब था 0 से 1 में, और वाई स्क्वायर इंटू पी डी एफ था 2 माइनस वाई डी वाई, कब, जब 1 से 2 में था। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, सो ये वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4/4, तो ये 1/4 आ जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे 2y स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई थ्री, तो ये आ जाएगा 2y³ माइनस अगला वाई क्यूब, तो वाई की पावर 4/4, इसकी लिमिट ले लीजिए, तो टेक द लिमिट 1 से 2 हो जाएगा, तो 1/4 और 1 से 2 अपर लिमिट रखो, 2³ 8 2 16/3 माइनस वाई की पावर 4 16/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वाई की वैल्यू 1 रखो, सो 2/3 माइनस 1/4, सिंप्लीफाई कर लो, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1/4 प्लस 16/12 आएगा ये, ठीक है, माइनस एलसीएम ले लो 12, तो 12 लोगे तो 8 माइनस 3 5, तो यहाँ से आ जाएगा 12/12, ये भी 1 आ गया, तो इसका मतलब है 1 कैसे आ गया, नहीं नहीं सॉरी 1 नहीं आएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये 1/4 है ना, तो ये 16 ये 12 नहीं है, तो ये 4/16 है, 1/4 को मैं 4/16 कर सकता हूँ, अच्छा 16 नहीं 12 करना चाहिए ना, तो 1/12 को मैं 3/16 कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमीटर में 16 बना रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3/16 क्यों बना रहा हूँ, 12 बनाना है, सॉरी 12 ही होगा ना, ठीक है। अब देख लीजिए एक बारी, सो 1/4 कैन बी रिटन एज 3/12 बिकॉज यहाँ 12 है ना डिनोमिनेटर में, इसीलिए, या ऐसा समझो कि एलसीएम ले लो, इतना टेंशन नहीं लेना, सो एलसीएम ले लो, सो एलसीएम 12 लोगे तो यहाँ पे आएगा 3 + 16 - 5, तो 16 3 19 माइनस 5 है ना, 14/12 देख लो, ठीक है, तो ये 14/12 मतलब 7/6, तो 7/6 आपका क्या आ गया, ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर आ गया, तो ई वाई स्क्वायर इज 7/6 माइनस ई वाई था 1, तो 1 का स्क्वायर 1, एलसीएम ले लो, तो 1/6 आ गया, तो वेरिएंस 1/6, तो वाई का क्या हुआ, मीन आया था 1, वेरिएंस आ गया 1/6, ये चेक कर लो आप, तो ये सही है, ठीक है, तो यहाँ पे बी सी डी सही है तीनों। क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स है यूनिफॉर्म 8/820, वाई है जेड है यूनिफॉर्म 06 इंडिपेंडेंट है, और वाई है एक्स प्लस जेड, डब्ल्यू एक्स एक्स माइनस जेड, तो बताओ कोवेरिएंस ऑफ, तो कोवेरिएंस ऑफ वाई डब्ल्यू पूछ रहा ना, वाई है एक्स प्लस जेड और डब्ल्यू है एक्स माइनस जेड, तो इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस एक्स एक्स प्लस कोवेरिएंस एक्स ऑफ माइनस जेड ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो,
तो आ जाएगा माइनस ऑफ कोवेरियंस एक्स जेड, फिर प्लस कोवेरियंस ऑफ जेड एक्स और माइनस कोवेरियंस ऑफ जेड जेड। ये सिंपल फॉर्मूला है, एक्स 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 माइनस जेड, तो माइनस बाहर आ गया, जेड एक्स जेड माइनस जेड। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, कोवेरियंस एक्स जेड माइनस में कोवेरियंस जेड एक्स। ये कोवेरियंस सिमेट्रिक होता है, तो एक्स वाई के बीच का कोवेरियंस वाई एक्स कोवेरियंस के इक्वल रहता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा वेरिएंस ऑफ जेड। और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होगा, तो यूनिफॉर्म ए बी का वेरिएंस होता है बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर बाई 12 माइनस वेरिएंस ऑफ जेड, वो भी ऐसे ही बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, कितना हो गया 12 स्क्वायर अपॉन 12, तो 12 ही हो गया, माइनस 36/12 3। तो यहाँ से आ गया 12 में से 3 गया 9, तो 9 इज़ द आंसर, तो यहाँ आंसर आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि y नॉर्मल 3 1 है, y इज़ नॉर्मल 3 1 and w is normal 1 2, okay, so y is normal 3 1 and w is normal 1 2, x is Bernoulli p, अच्छा where x is success, x is 1 is success 0 is failure, तो बताओ es क्या होगा। ओके देखिए, तो y तो नॉर्मल 3 1 है और w नॉर्मल 1 2 है, x बर्नौली p है, तो s जो यहाँ पे दे रखा है इट इज़ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स डब्लू, तो x के पास दो ही वैल्यू है, या तो x 0 हो सकता है या x 1 हो सकता है, तो उसके हिसाब से फिट कर लेते हैं, तो यहाँ x को 0 रख दीजिए, तो x को जब आप 0 रखेंगे तो ये w हो जाएगा, और x को जब आप 1 रख देंगे तो ये y हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब x की वैल्यू w है जब x 0 है और y है जब x 1 है। ठीक, और आपको पता ही है यहाँ पे कि जो x है ना, 0 मतलब फेलियर, तो वो 0.9 है, और सक्सेस 0.1 है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, तो 0.9 0.1, तो निकाल लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस पूछा है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस इज प्रोबेबिलिटी एक्स इज 0 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस गिवन एक्स इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज 1, ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, और एक्सपेक्टेशन एस गिवन 1, तो यहाँ से x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9, और जब ये 0.9 है तो ये w है ना, x बराबर 0 तो s तो w के इक्वल है, w क्या है नॉर्मल 1 2, तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना है 1, तो इंटू 1 हो गया, प्लस x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1, और जब x 1 है तो ये कितना है y का एक्सपेक्टेशन कितना है, तो y है आपका नॉर्मल वो 3 1, तो एक्सपेक्टेशन 3 है, सॉल्व कर लीजिए, तो 0.9 प्लस 0.3, तो 9 3 12 1.2। ठीक है, सो ये 1.2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक मिनट, वो डब्लू का वेरिएंस कितना था, यहाँ मिस्टेक हुआ है ना, सी केयरफुल्ली यहाँ पे, अच्छा मीन या वेरिएंस हमने पूछा क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस, ई ऑफ एक्स इंटू ई एक्स लेता था क्या आता, ई एक्स आता 0.1, तो ई एक्स इंटू ई वाई कितना है 3, ठीक है, 1 माइनस ई एक्स,
तभी के लिए तो 0.1/2 ही होना चाहिए। ओके, अगला देखते हैं। तो एक्स है कि एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रो ऑफ टू फेयर टू फेयर सिक्स फेस डाई। तो एक्स है नंबर सम ऑफ आउटकम्स, है ना। तो ये हो सकता है 2, 3, 4, 5 अप टू 12, राइट। आपको पता होगा कि लाइक सैम्पल स्पेस क्या होता है। सो व्हेन यू थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, टोटल 36 आउटकम है। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इस तरह 6 तक टोटल। तो यहाँ पे क्या आएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स की वैल्यू 7 से 10 में है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 8 है या 9 है, यही ना। तो एक्स की वैल्यू 8, 9 होगी। सो 8, 9, एक्स की वैल्यू 8, क्या क्या आउटकम है, आउटकम काउंट कर लो, 8 कहाँ कहाँ आएगा। सो कितने आउटकम है जहाँ सम 8 होगा, और कितने आउटकम है जहाँ पे सम 9 होगा, बस ये देख लो आप। तो सम 8 वाले चलो मैं काउंट कर लेता हूँ। तो सम 8 वाला जो आउटकम्स हैं 2, 6, 3, 5, 4, 4, फिर 5, 3, 6, 2, यही आएगा, 5 आएगा। तो 8 वाले 5 है, 5 आउट ऑफ 36। 9 वाले कितने हैं, तो 9 वाले हैं 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, और नहीं होगा, 4 हैं। 4 आउट ऑफ 36, तो ये टोटल हो गया 9 आउट ऑफ 36। तो 9 आउट ऑफ 36, सो 1/4 0.25। तो इसका आंसर आ गया 0.25, ठीक है। सो ये 0.25 होगा। नेक्स्ट क्या है, टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और टी देन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। कह रहा है ये पॉइंट कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x-1, x-2, और यहाँ आपको बता रखा है एक्स की वैल्यू 0 से 4 में है, x इज बिटवीन 0 एंड 4। सो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो ये पॉइंट कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल पॉइंट। तो देखो इसकी वैल्यू इंटीजर कब कब आएगी, है ना। तो जैसे ये जो x-1 और x-2 है, या तो 0 हो जाए, या x-1, x-2, x आपका 0 से 4 के बीच है ना। सो x 0 से 4 में कुछ भी रख सकते हैं। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये सुना, ये इंटीजर कब कब हो सकता है। सो वही जैसे x-1, x-2 इंटीजर होना चाहिए ना। सो ये इंटीजर, इनमें से x की किस किस वैल्यू के लिए इंटीजर है, अब ये देख लीजिए। तो इसको हम ग्राफ बना सकते हैं सिंपली। अगर ग्राफ बनाऊं मैं इसका, x² - 3x + 2, इसका रेंज क्या होगा, क्वेश्चन ये है ना। एक जैसे x को हमने 0 रखा, तो x को 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x को 0 रखेंगे तो दिस फंक्शन, ये बोल रहा हूँ, ये फंक्शन जो है x² - इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी। x को 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगी।
x को 2 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगी, x को 3 रखेंगे तो वैल्यू 3 माइनस 1 3 माइनस 2 2 आएगी, और x को जब 4 रखेंगे तो क्या आएगी, 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है तो इसका ग्राफ बना लो, सिंपल एक काम करो, इसका ग्राफ बना लो, है ना। ये जो फंक्शन है मान लो y अभी के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, इसको 0 पुट करोगे x बराबर 3/2 आ गया। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है 3/2, और ये यहाँ डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 2 आ गया पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ मिनिमा है इसका मतलब। सो 0 और 4 के बीच में एक पॉइंट है, जैसे 1 2 3, सो 3/2 इज 1.5, सो इस ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 पे, सो 3/2 पे फंक्शन वैल्यू आएगी 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4, ये ग्राफ है ना, यहाँ आ जाएगा -1/4, और 1 2 पे फंक्शन 0 है, तो ये रफली ग्राफ इसका कुछ ऐसा है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन इससे पहले डिक्रीजिंग होगा, इसमें एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव, इसमें एफ डैश मतलब इसमें फंक्शन एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, ठीक। तो ये ग्राफ है रफली इसका। अब आपको देखना है कि ये तो -1/4 है वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू इंटीजर कितने पॉइंट पे हो रहा है, जैसे एक तो 0 हो रहा है, एक ये कौन सा पॉइंट है, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, 0 रखने पे फंक्शन वैल्यू 2 आ रही है, 2 है, बीच में एक 1 है, बीच में एक 0 है ना। सो फंक्शन 0 हो रहा है कुछ पॉइंट पे, 1 हो रहा है कुछ पॉइंट पे, 2 हो रहा है कुछ पॉइंट पे, है ना। 4 पे क्या हो रहा था, 4 पे 6 हो रहा था। अच्छा, एक्स को जब 4 रखा तो फंक्शन की वैल्यू 6 थी, 4 माइनस 1 3, सो जब हमने एक्स फंक्शन को 4 रखा तो वैल्यू फंक्शन की कितनी थी 6 थी। देखो आपको बस ये जानना है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शन है ये इंटीजर हो जाएगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल पॉइंट। तो आपको देखना है इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 0 2 6, बट 0 तो है ही, यहाँ पे कुछ पॉइंट पे 0 है, कुछ पॉइंट पे 1 भी है, कुछ पॉइंट पे 2 भी है, कुछ पॉइंट पे 3 भी होगा, कुछ पे 4 भी होगा, कुछ पे 5, कुछ पे 6। अब आपको पहचानना है कितने पॉइंट पे 0 है, तो कितने पॉइंट पे 0, एक्स की 2 वैल्यू होगी जहाँ पे ये 0 आ रही होगी, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू जहाँ पे 0, 2 वैल्यूज़ क्या है 1, तो 2 वैल्यूज़ ये हो गई, तो मैं नंबर ऑफ पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, नंबर ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज इंटीजर, सो 2 है जहाँ पे 0 है, देर आर 2 पॉइंट जहाँ पे वैल्यू 1 है, देर आर 2 पॉइंट जहाँ पे वैल्यू 2 है, तो 2 क्या था 1 और 0 और 3, ठीक। यहाँ से बाहर चला गया ये, तो हमें इधर नहीं जाना अब। सो 2 2 पॉइंट पे है, 0 1 2, अब 3 फंक्शन की वैल्यू 3 कितने पॉइंट पे होगा, तो एक पॉइंट यहाँ होगा जहाँ फंक्शन की वैल्यू 3 होगी, 3 4 के बीच में एक पॉइंट होगा जहाँ फंक्शन की वैल्यू 4 होगी, एक पॉइंट होगा जहाँ फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, और एक पॉइंट है जहाँ फंक्शन की वैल्यू 4 होगी 6 होगी, वो फंक्शन वो क्या है 4 है, तो एक पॉइंट ये भी है, तो 6 + 4 10, सो 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 10 है, ठीक है। सो 10 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ई विद द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, तो ई विद द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, so E with the area of the region bounded by the curve
और ये ओके। सो यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 8√x। तो एरिया ऑफ द रीजन, चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं ना। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से आएगा y बराबर 8√x। ये कुछ इस तरह ग्राफ होगा। सो 8√x का ग्राफ तो यही होगा। सो y बराबर 8√x और y बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है अगर आपको ये जानना हो तो उसके लिए आप सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8√x। अच्छा, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 64x। तो x4 हो गया 64x। तो यहाँ से x बराबर 0 हो जाएगा, x³ बराबर 64 हो जाएगा। सो एरिया क्या होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहाँ से तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आंसर आएगा 16/3 और √2, 2 का क्यूब 8 माइनस 64/3। तो यहाँ से आ गया 64/3। तो ई यहाँ से आ गया 64/3। सो आपसे 30E इस क्वेश्चन में पूछा गया, आई थिंक, है ना। क्या पूछा गया, 30E। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 640। तो 640 इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए 640 इसका आंसर है।
तो अभी हम यही स्टॉप करेंगे, ये पार्ट 2 है, जो बाकी क्वेश्चंस रह गया उसको पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 ने सॉल्व किया, अभी पार्ट 2 में सॉल्व किया, जो बाकी क्वेश्चन रह गया पार्ट 3 में। बाकी आपको एक जगह पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, जैम इकोनॉमिक्स 2021 में, चूंकि एग्जाम स्टार्ट ही हुआ था 21, 22, 23, 24, इसका एक जगह फुल सॉल्यूशन चाहिए मैथमेटिक्स पोर्शन का। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं कोर्स, 500 का है जस्ट। उसमें आपको फुल मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का PYQ सॉल्यूशन, जैम इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का मिल जाएगा। बाकी थियोरेटिकल कोर्स के लिए चाहिए, जो ये जैसे सब चल रहा है, तो ये जैम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस अगर आप उसके मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कवर कर लेंगे तो उससे ये हो जाएगा। उसका रिकॉर्डेड कोर्स हमारा 2500 का है, जैम एक स्टैटिस्टिक्स का, वो भी आप खरीद सकते हैं। सो थैंक यू, पार्ट 3 में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन यादव है और मैथ स्टैट्स क्लासेज में आप सब लोगों का वेलकम है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैम 2023 PYQ, इकोनॉमिक्स का PYQ, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है उसका हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आज हम जैम 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, let f comma g such that r to r be defined by fx equal to x plus 2, x less or equal to 1, 2x plus 1, x greater 1, and gx equal to 2x, x less or equal to 2, and x plus 2, x greater or greater 2. Okay. सो अब इस फंक्शन की हमें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव चेक करना। सो फर्स्ट ऑप्शन है एफ इज कॉनकेव, सॉरी एफ इज कॉन्वेक्स एंड जी इज कॉनकेव, एंड बी ऑप्शन है एफ इज कॉनकेव एंड जी इज कॉन्वेक्स, डी ऑप्शन बोथ एफ एंड जी आर कॉनकेव, डी ऑप्शन है एफ एंड जी आर कॉन्वेक्स। ओके, सो कैसे चेक करेंगे? सो पहले हम इन फंक्शंस का ग्राफ खींचते हैं। ओके, सो पहले एफ एक्स इक्वल टू है, सो आइए ग्राफ बताते हैं, एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ओके, सो एफ एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे? सपोज करो ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है। ओके, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके ओके, and this is also negative y and negative x axis. Okay, y dash बोल दो इसको। okay, so fx equal to x plus 2 if x less or equal to 1. okay, तो बोला है कि x 1 से छोटा, सपोज करो ये पॉइंट 1 है, दिस पॉइंट इज 1, तो x लेस आर इक्वल टू है तो x प्लस 2 होगा, तो ये y इक्वल टू, ये एक तरह से y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, यहां जाएगा और यहाँ y यहाँ 2 पर कट करेगा, माइनस y इक्वल टू 2 पर कट करेगा, ये y इक्वल टू 2 पर कट करेगा। ओके, सो यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट 1 है। ओके, तो ये लाइन हो गई, जो ये लाइन हो गई क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ओके, एंड इसका स्लोप क्या है? फंक्शन को आगे लिखते हैं, आगे खींचते हैं थोड़ा सा आपसे। यहां लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड 2x प्लस 1 इफ x लेस आर इक्वल 1 कामा x ग्रेटर 1। ओके, सो इसका स्लोप पहले से जैसे ग्राफ खींचेंगे, सो ये ग्राफ है, ये x है, ये y है, ये y डैश, दीजिए x डैश। सो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का जब हम लाइन खींचेंगे ग्राफ, तो ये लाइन कहीं ऐसी लाइन होगी ये, और ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर, ये सपोज करो ये 1 है, और ये लाइन आपकी, इस लाइन को अगर हम नेम देना चाहें तो इसको नेम दे दो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन। ओके, अब 2x प्लस 1 लाइन का ग्राफ खींचें, अगर 2x प्लस 1 का, सो 2x प्लस 1 का अगर ग्राफ खींचेंगे हम, तो अब इसका देखो 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1, अब इसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव लेकर या mx प्लस c का फार्मूला लगा दो। तो पहले वाले का स्लोप कितना आ जाएगा 1, दूसरे वाले का स्लोप कितना आ जाएगा 2,
इफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1 स्लोप 1 आया, इफ एक्स ग्रेटर 1 स्लोप 2 आया। सो अब इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप 1 है। अब इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है 2 है, तो लाइन तो कुछ ऐसी होगी बट इसका स्लोप 2 है। सो ये कुछ, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, सो ये कुछ ऐसी लाइन चली जाएगी, ऐसी, और ये लाइन क्या हो गई, ये हो गई y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये लाइन हो गई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। फाइनली हमारे पास जो ग्राफ आया, फाइनली अगर आप ग्राफ देख रहे होंगे तो ये दिख रहा है कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है और ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 लाइन है। तो अब मुझे बताओ कॉन्वेक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा कुछ ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही दिख रहा है, अपवर्ड है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड, सॉरी, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो हमें यहां से क्या पता चला कि f इज कॉन्वेक्स, f इज कॉन्वेक्स। f फंक्शन कैसा हो गया, दिस फंक्शन इज कॉन्वेक्स। ओके, अब आते हैं g फंक्शन पे, अब आते हैं g फंक्शन पे। ओके, सो f तो कॉन्वेक्स हो गया, f तो कॉन्वेक्स शो हो गया। तो अब आते हैं g फंक्शन पे। तो g फंक्शन एक बार मैं बताता हूं, g फंक्शन क्या है, gx इक्वल टू है 2x, x लेस आर इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2 इफ x ग्रेटर 2। ओके, सो यहां से g डैश x क्या आ जाएगा, g डैश x जो आएगा वो आएगा आपका 2 एंड 1 इफ x लेस आर इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर 2। ओके, अब gx का ग्राफ अगर खींचे हम, यहीं पर बात कर लेते हैं। अगर अगर gx का ग्राफ खींचे हम, gx का ग्राफ खींचे तो gx का ग्राफ x y इक्वल टू mx है, तो फर्स्ट लाइन y इक्वल टू 2x टाइप का, y इक्वल टू 2x है, तो ये तुम्हारा ग्राफ है, ये ग्राफ y इक्वल टू 2x लाइन का है, ये ग्राफ y इक्वल टू 2x लाइन का, तो ये y इक्वल टू 2x हो गई। अब उसके बाद है x प्लस 2। ओके, सो अब लाइन x प्लस 2 का ग्राफ, तो ये बताओ कि इसका, इस लाइन का स्लोप कितना है 2 है, अब इस लाइन का स्लोप 1 है, तो ये लाइन थोड़ा सा इंक्लाइन होगी, मतलब ये कुछ इस तरह से होगी, थोड़ा सा, इसका स्लोप 2, इसका स्लोप 1, और ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपकी, मैं पेन चेंज कर देता हूं, ये लाइन है, सॉरी, ये लाइन है, इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इसका स्लोप कितना है, ये 1 इसका स्लोप है, ये ब्रैकेट के अंदर स्लोप लिखा है। तो अब अगर गौर से देखो, थोड़ा सा इसको विजुअलाइजेशन करो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा इंक्लाइन हो रहा है, ऐसा झुक रहा है नीचे की ओर। तो जब ग्राफ झुकता है या डाउनवर्ड होता है, तो डाउनवर्ड ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव। तो जी यहां से क्या हो गया, कॉन्केव, जी का ग्राफ कैसा हो गया, कॉन्केव। तो जी फंक्शन कैसा हो गया, जी फंक्शन इज कॉन्केव। सो ऑप्शन फर्स्ट एफ इज कॉन्वेक्स एंड जी इज कॉन्केव, यही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सो मैंने बताया कि एफ कैसे हम किसी भी फंक्शन की कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी चेक करते हैं, आप लोग बाय ग्राफ एंड बाय स्लोप। अदरवाइज आप इसका एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स कर लीजिए और ये ग्रेटर 0 हो। एक्चुअली में यहाँ पर 0 आ रहा था केस, इसलिए इसका हमने बाय ग्राफ चेक किया, लेकिन अगर ये ग्रेटर 0 आएगा तो ये फंक्शन कॉन्वेक्स होगा। कोई भी फंक्शन हो, एफ कोई भी ऐसा फंक्शन हो, अगर ग्रेटर 0 आएगा तो कॉन्वेक्स होगा, सॉरी ये कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा। अदरवाइज अगर लेस 0 आएगा तो क्यों होगा, 0 पर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, डबल डेरिवेटिव 0 पर होगा तो उसके लिए हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, इस पे टेस्ट फेल हो रहा था, सो इसलिए हम लोग यहाँ बाय ग्राफ फंक्शन के डिस्कस किए। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन करा, लेट एस बी ए फिजिबल सेट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी का एक फिजिबल सेट है। इफ द डुअल प्रॉब्लम ऑफ पी इज अनबाउंडेड देन
फर्स्ट ऑप्शन P इज अनबाउंडेड, सेकेंड ऑप्शन S इज एम्प्टी, थर्ड ऑप्शन S इज अनबाउंडेड, फोर्थ ऑप्शन P इज मल्टीपल ऑप्शन सोल्यूशन। तो आप लोगों ने जब LPP पढ़ा होगा तो एक थ्योरम होती है, बहुत अच्छी थ्योरम है वो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए बात करते हैं उस थ्योरम की। तो थ्योरम क्या होती है? थ्योरम होती है कि इफ डुअल इज अनबाउंडेड, मैं पेन चेंज कर देता हूं, इफ डुअल इज अनबाउंडेड, इफ डुअल इज अनबाउंडेड देन प्राइमल इज इनफिजिबल। प्राइमल मतलब सोल्यूशन इज इनफिजिबल, इज इनफिजिबल। और इनफिजिबल का मतलब देयर इज नॉट एनी फिजिबल, इनफिजिबल का मतलब यहाँ एम्प्टी सोल्यूशन होगा। इनफिजिबल का मतलब यहाँ पर कोई फिजिबल एरिया नहीं मिलेगा, फिजिबल रीजन ही नहीं मिलेगा। जब फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो वहां पर इनफिजिबल एम्प्टी सोल्यूशन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ यही बात किया है। और ये थ्योरम वाइस वर्सा भी होती है, वाइस वर्सा मतलब अगर प्रीमल इनफिजिबल है तो ड्यूअल अनबाउंडेड होगा, अगर प्रीमल अनबाउंडेड है तो डुअल भी इनफिजिबल, ये वाइस वर्सा भी होती है। तो इसमें क्वेश्चन में बात करते हैं, कह रहा है कि S इज फिजिबल सेट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, फिजिबल सेट है वो, इफ द डुअल प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड, अगर डुअल आपका अनबाउंडेड है, P का जो प्रॉब्लम है वो डुअल अनबाउंडेड है, देखो डुअल यहाँ बोला है, डुअल इज अनबाउंडेड, तो P इज अनबाउंडेड, P तो अनबाउंडेड हो नहीं सकता क्योंकि डुअल ऑफ प्रॉब्लम P इज अनबाउंडेड, तो पहला ऑप्शन। लेकिन S इज एम्प्टी, मतलब S इज एम्प्टी, ये राइट हुआ। S इज इनफिजिबल, सोल्यूशन तो S है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मैंने बोला इनफिजिबल, और इनफिजिबल का मतलब क्या होता है, इनफिजिबल का मतलब है एम्प्टी सेट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से किसी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आप लोग इस टॉपिक को कवर करिएगा। ये टॉपिक LPP में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इकोनॉमिक्स PYQ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। अभी आप बात करेंगे आगे तो डुअल प्रॉब्लम है, तो ये आप टॉपिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला है अ क्वासी कॉनकेव फंक्शन इज नेसेसरली अ कॉनकेव फंक्शन। तो अब बात करते हैं पहले व्हाट इज क्वासी कॉनकेव फंक्शन। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्वासी कॉनकेव फंक्शन किसे बोलते हैं। क्वासी कॉनकेव फंक्शन, क्वासी कॉनकेव और क्वासी कॉन्वेक्स दोनों की बात करेंगे हम लोग फंक्शन। ओके, सो क्वासी कॉनकेव फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, सपोज करो हमारे पास दो पॉइंट है x और y, सो एफ लेमडा टाइम्स x प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स y, दिस इज ग्रेटर और इक्वल मिनिमम ऑफ f ऑफ x कामा f ऑफ y। एक सेकेंड, जो हम ओके, सो दिस इज राइट, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कामा वाई। तो ऐसे फंक्शन को हम देन फंक्शन इज क्वासी कॉनकेव, देन एफ इज एफ ऑफ एक्स इज क्वासी कॉनकेव, दिस इज क्वासी कॉनकेव, क्वासी कॉनकेव। ओके, अब क्वासी कॉन्वेक्स की बात करते हैं। सो क्वासी कॉन्वेक्स जो होगा, क्वासी कॉन्वेक्स, सो क्वासी कॉन्वेक्स फंक्शन जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जस्ट ये हो जाएगा कि इफ एफ ऑफ लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई इज लेस आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एफ एक्स कामा एफ ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ वाई। और एक्स वाई दो पॉइंट होंगे, ये एक्स और वाई दो पॉइंट होंगे, एक्स वाई प्लेन, एक ही प्लेन पे ले लीजिए, एक्स वाई प्लेन पे दो पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर ऐसी है तो हमारा एफ क्वासी कॉन्वेक्स हो जाएगा, एफ क्वासी कॉन्वेक्स हो जाएगा।
क्वेसी कॉन्वेक्स। ओके, जहां लेमडा तुम्हारा दिस इज 0, 1। ओके, सो बेल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन बोला है एफ ई क्वेसी कॉनकेव फंक्शन इज नेसेसरली अ कॉनकेव फंक्शन। तो देखो ये गलत है। क्यों गलत है? जैसे मैं एक फंक्शन ले लूं एफ ऑफ एक्स, और ये मान लो सपोज करो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब इसका ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा ग्रेटर 0। तो ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्वेसी कॉनकेव क्वेसी कॉन्वेक्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेसी कॉनकेव है, दिस इज क्वेसी कॉनकेव, दिस इज क्वेसी कॉनकेव। बट ये बताइए आप मुझे, ये कॉन्वेक्स है क्या? ये कॉनकेव है क्या? बट f is not concave, f is not concave। x cube is not concave function, but this is quasi concave because इसका f dash x 0 होगा greater, so this is increasing, so this is quasi concave function। तो हमने क्या काउंटर पा लिया? काउंटर हमें मिल गया कि एक क्वेसी कॉनकेव फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए वो कॉनकेव नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया कि एवरी क्वेसी कॉनकेव फंक्शन इज नॉट ऑलवेज कॉनकेव। बट इसका अपोजिट ये सही है कि कॉनकेव फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज क्वेसी कॉनकेव होगा। जो कॉनकेव फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्वेसी कॉनकेव होगा, दिस इज ऑलवेज क्वेसी कॉनकेव। आप चेक करिएगा, ये एक थ्योरम है, ये एक तरह से थ्योरम की तरह ट्रीट होगी कि एवरी कॉनकेव फंक्शन इज क्वेसी कॉनकेव फंक्शन, एवरी कॉनकेव फंक्शन इज क्वेसी कॉनकेव फंक्शन। सो यहां से फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया, जो कि ट्रू हो जाएगा बिकॉज उसने पूछा हु इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये हमारा नॉट करेक्ट हो गया। अब दूसरा, एवरी कॉनकेव फंक्शन नेसेसरली, ये थ्योरम ही बोला मैंने कि ये थ्योरम है, तो दिस इज बाय थ्योरम। अब बोला क्वेसी कॉनकेव फंक्शन कैन बी क्वेसी कॉन्वेक्स। ओके, तो ये आप एक्स क्यूब, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, ये हाईलाइट करते हैं इसको, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो कि क्वेसी कॉनकेव और क्वेसी कॉन्वेक्स दोनों होता है। ये क्वेसी कॉन्वेक्स भी होता है, आप लोग चेक करिएगा बाय डिफिनीशन, जो अपनी मैंने डिफिनीशन लिखवाया, क्वेसी कॉन्वेक्स भी होता है। ये सॉरी, ये क्वेसी कॉन्वेक्स भी होता है, ये क्वेसी कॉन्वेक्स भी होता है। ओके, सो fx equal to x cube is such type of function which is quasi concave and quasi convex also। तो हमारा सी पार्ट भी ट्रू हो गया। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि जब हम लोग किसी पेपर के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो उसके ईच ऑप्शन को इंपॉर्टेंट इसलिए दिया जाता है कि आगे आने वाले जैम के पेपर्स में कहीं इसी ऑप्शन के बेस में क्वेश्चन ना डिजाइन कर दे वो, या ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को इलिमिनेट करने में हेल्प कर देंगे। सो आप जब भी जैम का पेपर लगाइए, अगर वो पेपर थ्योरेटिकल बेस पे बना हुआ है, मैथमेटिकल है तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, लेकिन अगर वो थ्योरेटिकल या किसी थ्योरम पे बना हुआ तो उसका ईच एंड एवरी ऑप्शन को अच्छे से रीड करिए, उसके पीछे रीजन समझिए कि क्यों ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्यों ये क्वेश्चन राइट है, क्यों ये क्वेश्चन ट्रू है, क्यों ऑप्शन ट्रू है, और उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करिए कि दिस इज अ थ्योरम, दिस इज अ काउंटर, देयर दिस इज नॉट थ्योरम, देयर इज एन काउंटर। और ये काउंटर आपकी बड़ी मदद करेंगे जब आप लोग एग्जाम जाएंगे देने, जैम का, इकोनॉमिक्स या किसी भी पेपर का हो, स्टैटिस्टिक का भी आप देने जाते हैं, किसी भी जगह होगा, आपका ये बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। ओके, सो थर्ड ऑप्शन उसने बोला है, फोर्थ ऑप्शन, अ क्वेसी कॉनकेव फंक्शन कैन आल्सो बी अ कॉन्वेक्स फंक्शन। ओके, सो मैंने बोला क्वेसी कॉनकेव की बात कर रहा, तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए। आप ऑप्शन डी के लिए, फॉर ऑप्शन डी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, चेक करिए, दिस इज आल्सो क्वेसी कॉनकेव, ये क्वेसी कॉनकेव होगा, दिस इज क्वेसी कॉनकेव। दिस इज क्वेसी कॉनकेव, दिस इज क्वेसी कॉनकेव, क्वेसी कॉनकेव। बट इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, मैं यहीं पर ग्राफ बनाता हूं
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, ऐसे ये ग्राफ बनेगा। ये आप लोगों को अभी क्लियर नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दिस इज अ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की ओर इसका शेप होगा। तो ये कॉन्वेक्स तो होता ही है, सो एफ एक्स इज आल्सो कॉन्वेक्स, एफ एक्स इज आल्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ओके, सो ऑप्शन डी भी ट्रू हो गया। सो यहाँ हमें क्या पता चला कि इसमें ऑप्शन ए जो था वो नॉट करेक्ट था, बाकी सारे ऑप्शन बी सी डी इज करेक्ट। सो मेरी बात को पॉइंट आउट कीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच वन इज करेक्ट। तो पहला बोला है कि s1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 इज अ लेबल कर्व। लेबल कर्व देखिए, यहाँ पर लेबल कर्व के बारे में हमसे पूछ लिया। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू -3 इज अ लेबल कर्व ऑफ जी एक्स इक्वल टू दिस, बहुत s1 s2 ओनली s1 ओनली s2 नाइदर। अब आते हैं लेबल कर्व। अब लेबल कर्व की देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ डिफिनीशन बेस्ड था। अगर जिसको लेबल कर्व की डिफिनीशन याद होगी, जो लेबल कर्व की डिफिनीशन जानता होगा, वो आपका इस क्वेश्चन को ट्रू कर दिया होगा। ओनली लेबल कर्व की डिफिनीशन थी। तो लेबल कर्व किसे बोलते हैं, पहले ये बात करते हैं। ओके, लेबल कर्व क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए, और एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ये फंक्शन है जो कि एक्स और वाई पर डिपेंड है, दीजिए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और ये एक फंक्शन, एक कंडीशन दी हुई है कि जी ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू ए, ये एक कंडीशन दी हुई है। तो अगर इस कंडीशन पर इस फंक्शन की वैल्यू, इफ इस कंडीशन पर एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कोई कांस्टेंट मान लो सी आ जाती है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो अगर कोई कांस्टेंट आ जाती है तो दिस जी ऑफ एक्स कामा वाई इज, मतलब ये तुम्हारा लेबल कर्व हो जाएगा। तो लेबल कर्व समझ में आया कि एक कंडीशन मेरे पास दी है, एक हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन दिया है। इस कंडीशन की हेल्प से अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू को कांस्टेंट बना दूं या कांस्टेंट आ जाए तो इसको हम लेबल कर्व बोल देते हैं। इस ये डिफिनीशन होती है लेबल कर्व की। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो पहला हम S1 को नोट डाउन करते हैं। तो S1 इक्वल टू है, S1 इक्वल टू है आपका, S1 को नोट डाउन करते हैं। S1 इक्वल टू सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ जी ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार पीछे देख लेते हैं, एक्स 6 और अंडर रूट एक्स, ओके ये 6 है, और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2, ओके प्लस 2 और माइनस 2 कन्फर्म करते हैं, प्लस 2 राइट। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये एक कंडीशन होगा, ये एक फंक्शन होगा जो एक्स, और मैंने बताया ये एक फंक्शन हुआ, एक कंडीशन। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जी ऑफ एक्स वाई की उस पॉइंट पर। तो आप मुझे ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, रूट के अंदर 6, कोई प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है, 6, और ये प्लस का 2, तो ये फाइनली क्या आया, रूट 6 माइनस 6 प्लस 2। एक मिनट, ये आया रूट 6 माइनस 6 प्लस 2। तो ये फाइनली आएगा क्या, रूट 6 माइनस 4। दिस इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही आएगा कोई, दिस इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, दिस इज सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भाई, ये वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। आप जब इसको रूट 6 की वैल्यू रख दिया, रूट 6 अप्रॉक्स आपका 2 से बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग, सपोज ये 2.5 आ जाए, नहीं 2.5 नहीं आएगा, दिस इज रूट 6 ना, ओके सो रूट 6 यानी कि 2.4 हो सकता है, राइट
2.4 हो सकता है, 2.4 के अप्रोक्सीमेट होगा ये कुछ, तो ये कांस्टेंट ही एक मिला ना, तो वैल्यू, तो मैंने क्या बताया, पहला आपका लेबल कर्व हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, सो दिस इज लेबल कर्व, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, दिस सॉरी फर्स्ट S1 इज लेबल कर्व। अब आते हैं S2 की बात करते हैं, S2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3 एंड जी एक्स कामा वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x4 -2 एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसको नोट डाउन करते हैं। सो वेट, ओके, सो अब बात करते हैं जी, यहीं पर जी एक्स को हम लोग जी एक्स को जी एक्स S2 को राइट करते हैं, पहले पहले S2 को राइट करते हैं यहाँ। सो S2 को राइट करते हैं, तो पहले मैं लेबल कर्व हटा देती हूँ, यहाँ S2 को हम लोग राइट करते हैं, तो यहाँ S2 को जब हम लोग राइट करेंगे तो S2 इक्वल टू दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3 एंड दिया है जी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर ई के पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 -2 सॉरी -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4, यही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं पीछे से। ओके, दिस इज राइट, दिस इज राइट। अब बस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, तो इस ये फंक्शन में डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस फंक्शन को चेक करो, तो अगर मैं यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस कॉमन ले लूँ और एक्सपोनेंशियल पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ऐसा, या फिर पहले ऐड कर लो तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस जैसे आप आउटसाइड कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया। हमको एक्चुअली में ये कंडीशन के लिए बनाना है, तो इसलिए हमने ऐसे किया। अब इसको ही ऐसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो यहाँ -2 है, तो इसको क्या करो कि x4 -2 रखने दो, और यहाँ -2 एक्स स्क्वायर, तो इसको आप सेपरेट लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ लिखिए प्लस का y4। ओके, अब क्या करिए कि अब यहाँ पर ई वाले टर्म को तो वैसा ही लिखा रहने दीजिए, अब यहाँ पर इसको और इसको एक साथ लीजिए और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो जैसे आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। किसको किसको साथ लिया, मैं लिख देता हूँ, पॉइंट कर देता हूँ, इसको और इसको साथ लिया हम लोगों ने, तो यहाँ और इसको इसको और इसको साथ लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आउटसाइड आ गया। ओके, अब उसके बाद इन दोनों को कॉमन ले लो, इन दोनों से ले लो, तो इन दोनों से जब हम लोग लेंगे, तो इन दोनों से जब लेंगे तो माइनस का सपोज करो, माइनस का हमने कॉमन लिया वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 2 आप बाहर ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। तो अब आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अब ये कंडीशन तो हमारे पास दी हुई है, ये वैल्यू रख लीजिए, ये वैल्यू आप रख लीजिए, तो अब जैसे रखेंगे तो ये ई के पावर माइनस का 3 आएगा। ओके, एंड माइनस यहाँ आएगा तो माइनस -3 यानी ई के पावर 3 आएगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा माइनस का 3 और यहाँ आएगा माइनस का वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा माइनस का 3 और यहाँ आएगा माइनस का 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ई के पावर 3 आएगा, ये आएगा प्लस का, बहुत सही, यहाँ
माइनस का आप 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, बिकॉज यहाँ -3 यहाँ -3 तो -3 कॉमन बाहर और यहाँ -2। अब फिर यहाँ एक बार हम यूज कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग फाइनली यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा e के पावर 3 -3 और इसकी वैल्यू -3 और +2। तो ये -3 इंटू -3 +6 और प्लस नहीं सॉरी यहाँ -2 है, यहाँ -2 यहाँ -2, तो -3 इंटू -3 9 होगा। तो ये आ जाएगा आपका e के पावर 3 +9 -2। तो ये फाइनली आपकी वैल्यू जो दे देगा, ये दे देगा e के पावर 3 +7। तो दिस इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज e के पावर 3 ये 2 पॉइंट e की वैल्यू t और 3 के बीच लाई करती है। यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, यहाँ पर e के पावर 3 +9 -2। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जो है, तो ये वैल्यू क्या है, ये e के पावर 3 +7 आया, तो e के पावर +3 ये कांस्टेंट ही आया क्योंकि e की वैल्यू 2.7 होती है अप्रॉक्स, 2 और 3 के बीच लाई करती है। तो 2.3 के पावर 2.7 पर 3 करोगे तो 7.29 आएगा, +7 करोगे सॉरी 0.729 आएगा +7 तो 7.7 अप्रॉक्स। ये कितना आएगा, ये अप्रॉक्स आएगा सॉरी मैंने स्क्वायर बता दिया। 2.7 का जब क्यूब करोगे तो 7.29 से बड़ा आएगा बिकॉज उसमें एक बार 2.7 का और मल्टीपल होगा, तो एक आएगा कांस्टेंट ही, ये कांस्टेंट ही आएगा, दिस इज अ कांस्टेंट। सो मैंने क्या बताया था कि लेबल कर्व क्या होता है, व्हाट इज लेबल कर्व। लेबल कर्व होता है कि हमारे पास एक गिवन कंडीशन होती है, एक फंक्शन होता है f x कामा y का, उस गिवन कंडीशन का यूज करके अगर हम उस फंक्शन को कांस्टेंट बना देते हैं, उसको उसमें x और y का कोई टर्म नहीं आता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, तो हम उसको लेबल कर्व बोल देते हैं। तो यहाँ fx मतलब s1, यहाँ आपने देखा कि यहाँ S1 को भी हमने कांस्टेंट फंक्शन बना दिया, S1 में इस कंडीशन का यूज करके इस फंक्शन को कांस्टेंट बना दिया। और इसी तरह वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो अब क्या किया कि S1 में इसका यूज करके इसको हमने कांस्टेंट बना लिया और S2 में इसका यूज करके इसको कांस्टेंट बना दिया, तो इसमें S1 और S2 दोनों लेबल कर्व हो गए। तो ए ऑप्शन बहुत S1 और S2 ट्रू हो गया। तो आज यहीं पर हम वीडियो को एंड करेंगे। सो ओके, अभी के लिए थैंक यू। बाकी अगले वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू टू एवरीवन।